हाय एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज इन एनाटॉमी। ठीक है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका स्कोप क्या है हम वो पढ़ेंगे, और जो बहुत सारे डेफिनेशंस या वर्ड या टर्म्स हम यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एनाटॉमी, कि एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। ठीक है, द वर्ड एनाटॉमी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक लैंग्वेज। ये वर्ड एनाटॉमी ग्रीक लैंग्वेज में से आया है। इट इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, और दो ग्रीक वर्ड से मिलकर ये बना हुआ है। फर्स्ट इज एना एंड सेकेंड इज टोम। ठीक है, एना का मतलब होता है अपार्ट और टोम का मतलब होता है कटिंग। ठीक है, तो इनका कंबाइंड मीनिंग क्या होता है। एनाटॉमी लिटरली मींस कटिंग अपार्ट, व्हिच रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ डाइसेक्टिंग ऑर्गेनिज्म टू स्टडी देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी का मतलब होता है बेसिकली कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को कट करके अलग करना और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जब हम किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है किसी ह्यूमन बॉडी के किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चरल स्टडी करना, कि वो दिख कैसा रहा है, दिखने में कैसा लग रहा है। ठीक है, और एनाटॉमी जो है ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है, जो कि दो ग्रीक वर्ड्स को मिलके बना हुआ है। फर्स्ट इज एना। एना का मतलब होता है अपार्ट, मतलब अलग कर देना, और टॉम का मतलब होता है कटिंग। ठीक है, तो एनाटॉमी का कंबाइनली मीनिंग क्या हुआ, कटिंग अपार्ट, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को कट करके बाहर निकाल देना या सेपरेट कर देना, which refers to the practice of dissecting organism to study their internal structure, और अलग करके उनकी स्टडी करना। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है आपकी एनाटॉमी की। आगे चलते हैं। अब सेम ही नोट्स आपको पूरे के पूरे हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं द फादर ऑफ एनाटॉमी, कि एनाटॉमी के फादर कौन है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है हीरोफिलस। इनको फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता था एंशियंट पीरियड में। ठीक है, मतलब पुराने टाइम में इनको फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता था, किसको, हीरोफिलस को। ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू परफॉर्म सिस्टमैटिक ह्यूमन डाइसेक्शन इन पब्लिक। ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने डाइसेक्शन करा था, ऑर्गन्स को बाहर निकाल के पब्लिकली बताया था। ठीक है, स्टडी किस किस चीजों के बारे में इन्होंने डाइसेक्शन करी थी या पढ़ा था, ब्रेन के बारे में, नर्व्स के बारे में, आइज के बारे में, लिवर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, कौन से पर्सन थे, हीरोफिलस, जिनको फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता था एंशिएंट टाइम में, पुराने जमाने में। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने सिस्टमैटिक ह्यूमन डाइसेक्शन परफॉर्म करा था पब्लिक में। इन्होंने स्टडी करा था ब्रेन, नर्व्स, आईज, लिवर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब बात करते हैं, सेकंड वर्ड आता है। फर्स्ट पर्सन तो आपके ये थे और सेकंड पर्सन आपके ये हैं। इनका नाम है एंड्रियस विसैलियस। ठीक है, इनको फादर बोला जाता है मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी का। ठीक है, कहीं पे भी आपसे मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी का फादर पूछा जाए तो कौन है, एंड्रियस विसैलियस। ठीक है, परफॉर्म डिटेल ह्यूमन डाइसेक्शन, इन्होंने डिटेल में ह्यूमन डाइसेक्शन को परफॉर्म करा था, बहुत अच्छे से करा था। उसके बाद में रोड द फेमस बुक, और उन्होंने एक फेमस बुक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था, डे ह्यूमैनी कॉर्पियस फैब्रिका। 1543 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, कौन सी, डे ह्यूमैनी कॉर्पोरिस फैब्रिका। इसका मतलब क्या होता है, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी और वर्किंग, कि कोई ह्यूमन बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो काम कैसे करती है। जो वर्ड है ना जिन्होंने बुक लिखी थी, इसका मतलब ये है कि डे ह्यूमैना कॉर्पोरिस फैब्रिका का मतलब है ऑन द स्ट्रक्चर या फिर वर्किंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो कैसे काम करती है। ठीक है, दो साइंटिस्ट है। सबसे पहले एंशियंट पीरियड के फादर की बात करें तो हीरोफिलस, और अगर हम मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें तो एंड्रियस विसैलियस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, फिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि वर्ड फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये साइंस की वो ब्रांच है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो किससे डील करती है, फंक्शनिंग से और मैकेनिज्म से, कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, उसका क्या पूरा मैकेनिज्म है, उसके बारे में। ठीक है, अब वर्ड ओरिजिन क्या है, फिजिक्स का मतलब होता है नेचर और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो कंबाइनली इसका मतलब क्या हो गया, इन्वॉल्व स्टडी ऑफ हाउ द हार्ट पंप्स, हाउ वी ब्रीथ,
हाउ किडनी फिल्टर्स एक्सेट्रा। जैसे किडनी है, ठीक है, अगर कोई ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, कोई ह्यूमन हार्ट है या किडनी है, तो वो कैसी दिख रही है, उसका क्या वेट है, कहाँ लोकेटेड है, वो सारा आपका आता है एनाटॉमी में। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिटेल कि स्ट्रक्चर वाइज ये ऐसी दिख रही है। बट फिजियोलॉजी में कैसे आ रहा है कि हार्ट पंप कैसे कर रहा है, कैसे ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, किडनी कैसे फिल्टर कर रही है, तो ये सारी चीजें आपकी आती है फिजियोलॉजी में। ठीक है, आपको समझ में आया फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में अंतर क्या है? अगर सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टडी करी जाए तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी, लेकिन उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करी जाए, डिटेल फंक्शनिंग के बारे में बात करी जाए तो वो फिजियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कोप ऑफ एनाटॉमी, अब ये मेन चीज है जो आपके जो वैकेंसी है उसके अंदर ये पॉइंट भी है कि स्कोप वगैरह क्या है, तो बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ना। ठीक है, स्कोप्स की बात करें कि एनाटॉमी के स्कोप्स क्या क्या है, तो सबसे फर्स्ट है आपका ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। देखो दो वर्ड आते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। दोनों में अंतर क्या है? जिसमें माइक्रोस्कोप का यूज आए वो तो होता है आपकी माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? स्मॉल। और मैक्रो का मतलब होता है स्मॉल के कंपेयर में लार्ज। ठीक है, तो जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, मतलब अपनी नॉर्मल आई से मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख के उसके बारे में बता रही हूँ, ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, इसकी ये लेंथ है, हाइट है, ये कलर है वगैरह, वो सब आपकी मैक्रोस्कोपिक में आएगा। बट जिसको मैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी कर रही हूँ, माइक्रोस्कोप की हेल्प से बता रही हूँ उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, तो वो सब आपकी माइक्रोस्कोपिक में आएगा। ठीक है, तो स्कोप्स की बात करें एनाटॉमी की, सबसे फर्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब होता है कि नेकेड आई से देख के जो हम एग्जामिन करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में हम ग्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई भी ऑर्गन आता है तो हम उसको कैसे उसको कट करना है, कैसा दिख रहा है, उसकी विड्थ, साइज, लेंथ वगैरह सब डॉक्टर नोट करता है। अगर आपने हिस्टोपैथो के लैब में काम करा होगा तो वहां पे ग्रॉस एनाटॉमी करते हैं अपन। ठीक है, तो ये एक इसका स्कोप है। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। एक तो मैक्रो हो गया, एक माइक्रोस्कोपिक हो गया कि माइक्रोस्कोपिक करते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी, फंक्शनल एनाटॉमी और रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। ये टोटल एनाटॉमीज वेरियस स्कोप्स होते हैं आपके सामने। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, जिसको अदर वर्ड क्या है, जिसका अदर नेम क्या है, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। क्या होता है? स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर विजिबल टू द नेकेड आई। जो नॉर्मल आई से, नेकेड आई का मतलब होता है जो आपकी ये नॉर्मल आईज है उससे देख के जो आप स्टडी कर रहे हो उसको हम नेकेड आई बोलते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल आई से देख के आपने जिस भी ऑर्गन की स्टडी करी है दैट इज क्रॉस एनाटॉमी या फिर मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, ऑब्जर्व थ्रू डाइसेक्शन और इमेजिंग। डाइसेक्शन या इमेजिंग के थ्रू मतलब आप उसको कट कर रहे हो, ऑर्गन है उसको आपने कट करा है वेरियस जगहों से और फिर आप उसकी स्टडी कर रहे हो सिर्फ नेकेड आई से, माइक्रोस्कोप का यूज करके नहीं, तो आप उसको क्या बोलोगे? क्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, अब ये भी तीन तरीके की होती है, सिस्टमैटिक एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी और सरफेस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी के थ्री पार्ट्स होते हैं, सरफेस एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी और सिस्टमिक एनाटॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी क्या होती है, विच इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, तो देखो स्टडी ऑफ ईच बॉडी सिस्टम सेपरेटली, हर बॉडी सिस्टम का सेपरेटली स्टडी करना, अलग अलग तरीके से स्टडी करना। जैसे कि एग्जांपल है स्केलेटल सिस्टम जिसमें हम बोन्स की स्टडी करते हैं, मस्कुलर सिस्टम जिसमें हम मसल्स की स्टडी करते हैं, नर्वस सिस्टम जिसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं। इसके अलावा और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पे मतलब है कि सेपरेटली पर्टिकुलर बॉडी सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम सिस्टमिक एनाटॉमी बोलते हैं। सिस्टमिक वर्ड से देखो इसके अंदर आ रहा है, सिस्टम। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि पर्टिकुलर सिस्टम की बात हो रही है, चाहे वो स्केलेटल हो, मस्कुलर हो, नर्वस हो, डाइजेस्टिव हो, रेस्पिरेटरी हो, इंटेग्युमेंटरी हो, रिप्रोडक्टिव हो, कोई सा भी हो। बहुत सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं, बहुत सारे सिस्टम्स पैरेलली चल रहे हैं, तो किसी के भी बारे में, ठीक है? तो आपको ग्रॉस एनाटॉमी का फर्स्ट टाइप क्लियर है। आगे बात करते हैं रीजनल एनाटॉमी। रीजनल का मतलब होता है पर्टिकुलर रीजन की बात हो रही है, ठीक है? रीजन का मतलब हो गया पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, ठीक है? स्टडी ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। बॉडी के किसी स्पेसिफिक रीजन में, पर्टिकुलर एक रीजन में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम रीजनल एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल है हेड एंड नेक, थोरेसिक चेस्ट, एब्डोमेन, ठीक है? ये इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे हमने हेड एंड नेक बोला तो पर्टिकुलर हेड और नेक की हम स्टडी कर रहे हैं। हमने बोला थोरेसिक तो हम पर्टिकुलर चेस्ट की स्टडी कर रहे हैं। हमने बोला एब्डोमेन तो हम एब्डोमेन एरिया की पर्टिकुलर स्टडी करते हैं। तो रीजनल का मतलब हो गया पर्टिकुलर एरिया की स्टडी, और सिस्टमिक का मतलब क्या हो गया कि पूरे एक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है? थर्ड आपका आता है इसका टाइप सरफेस एनाटॉमी। अब देखो सरफेस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल लैंडमार्क्स ऑफ द बॉडी एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू डीपर ऑर्गन्स। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि एक्सटर्नल लैंडमार्क्स की स्टडी करना, मतलब बॉडी में कुछ पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी आप स्टडी करके पता लगा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल से पता लगेगा। एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू डीपर ऑर्गन्स, और जो पॉइंट्स आप स्टडी कर रहे हो वो डीपर ऑर्गन से कैसे लोकेटेड है, मतलब जिस ऑर्गन की आप स्टडी कर रहे हो उससे। ठीक है, जैसे पल्स पॉइंट है, पल्स पॉइंट से आप देख सकते हो पल्स चल रही है, दैट मीन्स आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर आराम से चल रहा है, हार्ट आपका प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। दूसरा है वेयर टू प्लेस अ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जिससे आप अपनी हार्ट बीट वगैरह देखते हो। ठीक है, आपको पॉइंट पता है, उसके थ्रू आप देख सकते हो कि जो आपका हार्ट है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सरफेस एनाटॉमी। ठीक है, आगे बात करते हैं। फर्स्ट आपका था मैक्रोस्कोपिक। देखो, इसमें सबसे पहले ग्रॉस एनाटॉमी हमने पढ़ लिया, जिसके 3 पार्ट थे आपके, सिस्टमिक, रीजनल और सरफेस। सिस्टमिक, रीजनल और सरफेस। सिस्टमिक का मतलब तो हम पर्टिकुलर सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सब। रीजनल का मतलब हो गया पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं, जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर एक चीज की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और सरफेस का मतलब हो गया कि सरफेस की हेल्प से हम किसी ऑर्गन के बारे में पता कर रहे हैं, जैसे कि हम पल्स पॉइंट देखते हैं स्टेथोस्कोप लगा के, तो उससे हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को, हार्ट से रिलेटेड चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा अपना आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ये पढ़ते हैं। ठीक है, देखो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होती है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया यहाँ पे माइक्रोस्कोप की हम यूज करेंगे। देखो रिक्वायर्स माइक्रोस्कोप, ये क्या होता है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। हम ऐसे स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे जो हमारे नॉर्मल आई से, नेकेड आई से हमें विजिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। ये दो तरीके की होती है, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। ठीक है, अब देखो दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, एक आपके सामने है हिस्टोलॉजी एंड अदर वन इज साइटोलॉजी। तो जिस भी वर्ड के पीछे लॉजी लिखा हुआ होता है उसका मतलब तो होता है स्टडी ऑफ, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, तो जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और जिसमें हम, साइटो का मतलब हो गया यहाँ पे सेल, लॉजी का मतलब वही आ गया स्टडी ऑफ। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी एंड स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो अब हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है, ये वर्ड इसमें है नहीं पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक वर्ड हम पढ़ते हैं, हिस्टो
पैथोलॉजी। जहां पे भी पैथो वर्ड आ गया मतलब वहां पे डिजीज की बात हो रही है, ठीक है, कोई ना कोई डिजीज है। तो हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग टिश्यू। ऐसे टिश्यू की स्टडी करना जो डिजीज कॉज कर रहा है या उसके अंदर डिजीज है, ठीक है। और नॉर्मल हिस्टोलॉजी का मतलब हो गया कि हम सिर्फ टिश्यू की स्टडी करें, अभी डिजीज विजीज की बात हमने नहीं करी है, ठीक है। तो हम दूसरा पढ़ रहे थे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं है उसको हम माइक्रोस्कोपिक में करते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। दो तरीके से होती है, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी, और इसमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज हिस्टोलॉजी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टडी ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर, ठीक है। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, ठीक है। टिश्यू क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। ये आपको आई थिंक पता ही होगा कि बहुत सारे सेल्स जो होती है, आपको पता है, इट्स दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। सेल से मिलके ये सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं सिस्टम। और बहुत सारे सिस्टम मिलके बनाते हैं हमारी होल बॉडी, ठीक है। जैसे कि आपके लंग्स, ट्रैकिया, ठीक है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एल्वोलाई मिलके बनाते हैं सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और बहुत सारे सिस्टम मिलके पूरी एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो देखो, जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है। 4 मेजर टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन से, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ये चारों ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मेजरली आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर पार्ट्स, ठीक है। साइटोलॉजी का मतलब होता है जब हम सेल्स की स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड उसके पार्ट्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनल्स, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर जैसे कि कोई भी आपका क्या कह सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म हो गया, तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, जो ये आउटर लेयर प्रेजेंट होती है किसी भी सेल की, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेंटर में इसके हमेशा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर प्रेजेंट है तो दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या होगा, जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, हमने न्यूक्लियस की स्टडी करी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की करी, सेल मेम्ब्रेन की करी, तो ये इस पोर्शन में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका फर्स्ट हो गया आपका मैक्रोस्कोपिक, दूसरा माइक्रोस्कोपिक। अब हम थर्ड कौन सा पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो ये क्या होता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट अकर्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू अडल्टहुड, ठीक है। डेवलपमेंटल का मतलब हो गया कि यहाँ पे बात हो रही है डेवलपमेंटल का मतलब हो गया कि यहाँ बात हो रही है डेवलपमेंट की, ठीक है। डेवलपमेंटल एनाटॉमी का मतलब हो गया कि यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, किसकी, डेवलपमेंट की। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट अकर्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू अडल्टहुड, ठीक है। किसी भी पर्सन में स्टार्टिंग में फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, पूरा बेबी का डेवलपमेंट होगा, और जब तक वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले हाथ पैर मुंह कुछ नहीं होता, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, फिर पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है, फिर उसमें और डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। तो जो पूरा फर्टिलाइजेशन से लेके अडल्टहुड के जो बीच की स्टेट है, उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी में, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें, अब ये दो टाइप्स की होती है, एम्ब्रियोलॉजी और फीटल एनाटॉमी। अब एम्ब्रियोलॉजी और फीटल एनाटॉमी क्या होती है,
देखो, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम ज़ायगोट टू 8 वीक्स, हेल्प अंडरस्टैंड्स बर्थ डिफेक्ट। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है जिसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, ठीक है? एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, इसका मतलब हो गया एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम बेसिकली किसकी स्टडी करते हैं कि ज़ायगोट से 8 वीक तक, पहले ज़ायगोट बना, ज़ायगोट से 8 वीक तक क्या डेवलपमेंट हुआ है, उसकी पूरी स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है? इससे हमें कोई भी अगर बर्थ डिफेक्ट है उस बेबी के अंदर, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा आता है आपका, फर्स्ट हो गया एम्ब्रियोलॉजी, दूसरा है फीटल एनाटॉमी, डेवलपमेंट फ्रॉम 8 वीक टू बर्थ। अब 8 वीक से लेके बर्थ तक, मतलब जब तक वो बच्चा पैदा हो गया, उसमें क्या डिफेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे आपके पढ़ेंगे आप फीटल एनाटॉमी के अंदर, ठीक है? यूजफुल इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड अल्ट्रासाउंड, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है या अल्ट्रासाउंड अपन करते हैं उसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है? इसकी स्टडी अपन कर सकते हैं फीटल की। आगे बात करते हैं, डेवलपमेंटल में हमने 2 पढ़े, एम्ब्रियोलॉजी और फीटल एनाटॉमी। जब हम ज़ायगोट से 8 वीक तक की स्टडी करते हैं तो वो एम्ब्रियोलॉजी में आती है, और 8 वीक से बच्चा जब तक पैदा नहीं हो जाता, वो स्टडी को हम बोलते हैं फीटल एनाटॉमी। फोर्थ बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में कि व्हाट इज क्लिनिकल एनाटॉमी? स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, यूज बाय डॉक्टर, नर्स और सर्जन, ठीक है? एनाटॉमिकल नॉलेज को, जो भी पर्सन को एनाटॉमिकल नॉलेज है, एनाटॉमिकल नॉलेज हो गया मतलब किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चरल स्टडी के बारे में, ठीक है? तो किसी भी पर्सन को उसकी नॉलेज होगी तो वो उसको क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में यूज करेगा, तो उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है? जैसे कौन कौन यूज करता है इसको? डॉक्टर्स यूज करते हैं, उन्होंने स्टडी करी होती है, नर्सेज यूज करती है, सर्जन यूज करते हैं इसको, ठीक है? इन सभी लोगों ने डिफरेंट ऑर्गन्स के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करी हुई होती है, दैट्स व्हाई वो क्लिनिकल एरिया में उसको यूज कर पाते हैं। इसमें क्या क्या होता है सर्जिकल एनाटॉमी में? स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ऑपरेशंस, जो सर्जिकल एनाटॉमी होती है उसमें जितनी भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितनी भी एनाटॉमिकल स्टडी वो करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होती है ऑपरेशंस के दौरान। वो ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन उन्हें स्ट्रक्चर के बारे में ही नहीं पता, बेसिक नॉलेज नहीं है ऑर्गन के बारे में, तो वो कैसे काम करेंगे, ठीक है? उसके बाद है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, यूज इमेजिंग लाइक एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, इन सब में रेडियोलॉजी मतलब रेडिएशंस का यूज हो रहा है, ठीक है? तो इसके अंदर जब हम इमेजिंग टेक्निक्स यूज करें तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन से ऑर्गन की हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो पर्सन आगे उस पे काम नहीं कर पाएगा। फिर आता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, स्टडीज चेंजेस इन ऑर्गन ड्यूरिंग डिजीज, कोई भी डिजीज हो रही है तो उस कंडीशन में ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब आता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में, जिसमें बेसिकली हम डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। व्हाट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी? स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है? कि ह्यूमंस की और एनिमल्स के, इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में। मतलब एक ह्यूमन का हार्ट है, एक एनिमल का हार्ट है, दोनों के बीच में हार्ट तो दोनों में ही है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है? तो और सिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती है? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब ही यहाँ पे हो गया कि हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं, 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? और उनमें सिमिलैरिटीज़ भी देख रहे हैं कि क्या-क्या उनमें कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है? एक तो आप इसमें कंपेयर कर रहे हो, ठीक है? 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को, एक आपका अगर ह्यूमन हो गया एंड अदर वन इज़ एनिमल्स, ठीक है? तो जैसे इन दोनों के अंदर ही कॉमन चीज़ें क्या हैं और डिफरेंट चीज़ें क्या हैं? ठीक है? तो ये हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी में, ठीक है? यूज़फुल फॉर, अभी किस लिए यूज़फुल होती है? अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन, कि चेंजेस कैसे आए हैं, कोई भी चीज़ इवोल्यूट कैसे हुई है, पहले के टाइम पे कैसे था, अभी के टाइम पे कैसा है, तो कंपेयर करके तो हम पता लगा पा रहे हैं कि जैसे पहले बंदर जो थे उनसे ह्यूमन बने थे, ठीक है? तो ये डिफरेंसेस आए ना, हमें पता कैसे लगा? जब हमने कंपेयर करा कि पहले के टाइम पे ऐसा था, प्रॉपर ह्यूमन ऐसा है, समझ में आया? तो वो कंपैरिजन वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इवोल्यूशन कैसा है, टाइम के साथ में क्या-क्या चेंजेस आए, वो सब स्टडी करने के लिए यूजिंग एनिमल मॉडल्स इन रिसर्च, और एनिमल्स के मॉडल्स को रिसर्च में यूज करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि रिसर्च मॉडल में हम यूज करके पता लगा सकते हैं कि पहले वो ऐसा था, अब ऐसा हो गया है, ये सब, है ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। अब व्हाट इज अप्लाइड एनाटॉमी?
स्टडी ऑफ एनाटॉमी अप्लाइड इन रियल लाइफ सिनेरियोज। हम रियल लाइफ में क्या क्या अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, वो आपकी अप्लाइड एनाटॉमी में आती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? नोइंग मसल लोकेशन फॉर गिविंग इंजेक्शंस। जैसे कि अप्लाइड एनाटॉमी का मतलब होगा कि आपको कोई चीज पता है, अब आपने उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, कैसे अप्लाई करा आपने उसको? कि जैसे कि आपको किसी को इंजेक्शन देखना है तो आपको मसल्स के बारे में पता है, ठीक है? जैसे किसी को हाथ पे लगाना है, इंट्रावस्कुलरली आपको किसी को इंजेक्शन लगाना है तो आपको लोकेशंस पता होती है कि हाँ, यहाँ-यहाँ कर सकते हैं। दैट इज़ अप्लाइड एनाटॉमी कि हमने उसके बारे में स्ट्रक्चरल स्टडी करी, उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है? दूसरा अवॉइडिंग नर्व्स ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान कोई नर्व्स डैमेज ना हो जाए, तो ये भी आपके अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर आती है। आगे बात करते हैं फंक्शनल एनाटॉमी। अब फंक्शनल एनाटॉमी क्या होती है? स्टडी हाउ अ पार्ट स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या आता है? फंक्शनल एनाटॉमी के अंदर हमें ये स्टडी करना होता है कि कैसे कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रिलेटेड है उसके फंक्शन से। ठीक है, कि पर्टिकुलर कोई पार्ट है किसी भी स्ट्रक्चर का तो वो कैसे उसके फंक्शन से रिलेटेड है। जैसे इसके एग्जांपल से हम समझेंगे, द हॉलो शेप ऑफ द हार्ट हेल्प्स हार्ट पंप। कि अगर हार्ट में कोई हॉलो शेप है, कोई खाली शेप है, ठीक है, तो वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? ताकि हार्ट इजीली पंप कर सके ब्लड को। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज। एल्वोलाई क्या होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके लंग्स के सबसे एंड वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। बेसिकली आपके गैसेस का एक्सचेंज इसी जगह पे होता है। तो अगर ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर ना हो, ये हॉलो स्ट्रक्चर ना हो, तो गैसेस कहाँ एंटर करेगी और कहाँ एग्जिट करेगी? तो काम नहीं कर पाएगा ना। तो फंक्शनल एनाटॉमी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है, उसके फंक्शन से कैसे रिलेटेड है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताया एल्वोलाई का। एल्वोलाई आपको पता है स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं, जहाँ पे मेन गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अगर एल्वोलाई में स्पेस ना हो तो उसके अंदर गैसेस कैसे जाएंगी? समझ में आया आपको? दैट्स व्हाई फंक्शनल एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स यूजिंग इमेजिंग टेक्निक। इमेजिंग टेक्निक की हेल्प से आप किसी ऑर्गन की इंटरनल स्टडी कर रहे हो, दैट इज रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। ठीक है, इसके मेथड्स कौन से होते हैं? जैसे कि एक्सरे, एक्सरे में हम बोन और लंग्स को देख सकते हैं, एमआरआई में ब्रेन और जॉइंट्स को देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में फीटस की कंडीशन देख सकते हैं और एब्डोमेन देख सकते हैं, थ्री स्कैन में हम थ्री स्कैन में हम डिटेल स्टडी कर सकते हैं थ्री डी इमेज की हेल्प से। समझ में आ गया? तो रेडियोलॉजिकल का मतलब हो गया बेसिकली जहां पे रेडिएशंस का यूज करा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपके बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। अब एक टेबल समरी है, ठीक है, कि एनाटॉमी के स्कोप की टेबल समरी क्या है। सबसे फर्स्ट हमने ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था। वो क्या होता है? जिसमें हम लार्ज स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जैसे हमने किसी का डायसेक्शन कर दिया या किसी मॉडल को देखा। ठीक है, मतलब नॉर्मल नेकेड आई से। ठीक है, इसमें कोई माइक्रोस्कोप का यूज हमने नहीं करा गया है। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसमें हम सेल और टिश्यू की स्टडी करते हैं और माइक्रोस्कोप का यूज करा जाता है। फिर आता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, जिसमें हम ग्रोथ और डेवलपमेंट देखते हैं। इसमें एम्ब्रियोलॉजी आती है। फिर आता है क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसमें हम मेडिकल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, फोकस इस पे करते हैं, जो सर्जरी और रेडियोलॉजी में काम आती है। फिर आता है कंपैरेटिव एनाटॉमी, दो स्पीशीज के बीच में हम कंपेयर करते हैं, जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स। इसके बेसिस पे हमें इवोल्यूशन के बारे में पता लगता है और लैब एनिमल्स के बारे में पता लगता है। ठीक है, फिर आता है अप्लाइड एनाटॉमी। इसमें हम प्रैक्टिकल यूजेज का काम करते हैं कि कोई चीज हमने सीखी, अब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि इंजेक्शन और सर्जरी के दौरान सर्जरी कर रहे हैं तो कहीं नर्व्स डैमेज ना हो जाए, इंजेक्शन लगा रहे हैं तो हमें लोकेशन पता हो। फिर आता है फंक्शनल एनाटॉमी, हम स्ट्रक्चर और फंक्शन, स्ट्रक्चर से उसका फंक्शन कैसे रिलेटेड है हम उसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि मसल्स की क्या शेप है, क्या उसका मूवमेंट है, हार्ट में होल क्यों है, एल्वोलाई में स्पेस क्यों है, वगैरह वगैरह। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं इमेजिंग बेस्ड स्टडी। ठीक है, जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई की हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की हम स्टडी करते हैं, जैसे कि बोन्स हो गए, लंग्स हो गए। तो ये शॉर्ट समरी है, ये आप बिल्कुल ड्रॉ कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम हिंदी में भी दे रखा है। अब हम कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे ऑन स्कोप ऑफ एनाटॉमी, कि कैसे एमसीक्यूज आपके इसके अंदर आते हैं। ठीक है,
सबसे पहले बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्रॉस एनाटॉमी। इनमें से ग्रॉस एनाटॉमी को बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है? ऑप्शन ए है आपका स्टडी ऑफ टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप, स्टडी ऑफ विजिबल बॉडी स्ट्रक्चर विदाउट डाइसेक्शन, स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट विजिबल टू द नेकेड आई, स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर फंक्शन। तो ग्रॉस एनाटॉमी का करेक्ट आंसर है स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट विजिबल टू नेकेड आई। ग्रॉस एनाटॉमी का अदर नाम है आपका मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब हो गया लार्ज इमेज, ठीक है। तो नेकेड आई जिसको हम देख सकते हैं वो ग्रॉस एनाटॉमी में आता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ब्रांच ऑफ एनाटॉमी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी हम किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी में। अगर हम सेल की बात करें तो साइटोलॉजी हो जाता, ठीक है। फिर है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक में जो चेंजेस आए हैं वो हम किस में पढ़ते हैं? तो वो हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी में, कि पर्टिकुलर जो भी फीटस है वो कितना डेवलपमेंट उसका हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं विच ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इज मोस्ट यूजफुल ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान इनमें से कौन सी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है? सरफेस एनाटॉमी, सिस्टमिक, क्लिनिकल या फिर कंपैरेटिव? आप इसका एग्जाम्पल बताओ, मैं एक सेकंड पानी पी के आती हूँ। हम्म, तो क्वेश्चन था विच ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इज मोस्ट यूजफुल ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान इनमें से कौन सी एनाटॉमी मोस्ट यूजफुल होती है? सरफेस एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी, क्लिनिकल या फिर कंपैरेटिव? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका क्लिनिकल एनाटॉमी। उसके बाद बात करते हैं डे ह्यूमैनी कॉर्पोरस फैब्रिका। ये जो एक बुक है ये किसने लिखी थी? तो उसका करेक्ट आंसर है एंड्रियस विसालियस। ये जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट कंपेयर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज के स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं तो वो कौन सी एनाटॉमी होती है? कंपैरेटिव एनाटॉमी, ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यूजिंग एक्सरे और एमआरआई। एक्सरे और एमआरआई को यूज करके जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब डिवीजन ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का सब डिवीजन क्या है? एम्ब्रियोलॉजी, सिस्टमिक, साइटोलॉजी और रीजनल। तो साइटोलॉजी इसका सब डिवीजन है। आगे बात करते हैं अप्लाइड एनाटॉमी इज बेस्ट डिस्क्राइब एट। जो अप्लाइड एनाटॉमी होती है वो बेस्ट किसको डिस्क्राइब करती है? स्टडी ऑफ टिश्यू, एनाटॉमिकल रिलेटेड टू क्लिनिकल यूज, स्टडी ऑफ एम्ब्रियोस, कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी रिलेटेड टू क्लिनिकल यूज, ठीक है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी की बात कर रहे हैं तो एंड्रियस विसेलियस हो गया, लेकिन अगर सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी एशियन टाइम की बात करते तो उसमें आपका आता है हीरोफिलस, ठीक है, पुराने जमाने में। देखो जनरल टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी, के एनाटॉमी में हम जनरल टर्म्स कौन कौन से यूज करते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।